हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार और मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन में आप सब लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात किया था और साथ ही साथ बात किया था कि किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानकारी लेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन है, किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू हमको हाई इंटेंस सिग्नल मिलती है और किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू हमको लो इंटेंस वाली सिग्नल मिलती है। इस तरह के इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम सिलेक्शन रूल का सहारा लेते हैं। सिलेक्शन रूल के थ्रू हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। इसके लिए हम दो तरह के टर्म्स का यूज करते हैं, जीरेड और अनजीरेड। जीरेड है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और अनजीरेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और इस जीरेड या अनजीरेड को बताने के लिए हम सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं सिमेट्री का। और इसमें सिमेट्री के बारे में चर्चा की जाती है केवल एक सिमेट्री का, और वो है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम इन्वर्जन सेंटर के फॉर्म में भी जानते हैं, इन्वर्जन सेंटर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आई प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि उसमें जीरेड है। और यदि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनजीरेड है। ये हमने अभी थ्योरेटिकल बातें किया है, हम उसको अभी बात कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू हम जब बात करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये अनजीरेड और जीरेड वाली कॉन्सेप्ट है क्या चीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। क्योंकि ये जो इन्वर्जन सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी बात की जाती है और एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी बात की जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हम जानते हैं एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल होती हैं हमारे पास। अब इन ऑर्बिटलों में सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं एस ऑर्बिटल में। हम जानते हैं कि हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप में होता है और इस स्फेरिकल शेप वाले एस ऑर्बिटल में जो सेंटर होती है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। यानी हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं हमको इक्वल डिस्टेंस पर सेम ओरिएंटेशन मिलती है, सेम के तरह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिलते हैं। तो हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये जीरेड है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल हमारा होता है डंबल शेप, और वेव फंक्शन में हम जानते हैं कि हमारा जो पी ऑर्बिटल है उसका एक लोब पॉजिटिव लोब्स कहलाता है और दूसरा लोब नेगेटिव लोब्स कहलाता है। या हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में तो हम सबसे पहले सेंटर की चर्चा करेंगे, इस पी ऑर्बिटल के सेंटर के। और इस पी ऑर्बिटल के सेंटर के रिस्पेक्ट में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव फेस वाली लोब्स दिखती है और नीचे की ओर जाते हैं हम तो नेगेटिव फेस वाली लोब्स दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अलग अलग डायरेक्शन जाने पर अलग अलग तरह के फेस वाले लोब्स दिखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज के अकॉर्डिंग या फेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट ओरिएंटेशन में अलग है। तो हम कहेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, और मौजूद नहीं है तो हम बोलेंगे इसको अनजीरेड। इसी तरीके से हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, तो हम डी ऑर्बिटल्स को यदि देखें, डी ऑर्बिटल, तो ये हमारा जो डी ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डंबल शेप में।
और हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू यदि इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। ये जो पॉजिटिव लोब्स है यहाँ और ये पॉजिटिव लोब्स इस डायरेक्शन में मेंशन किया जाता है और नेगेटिव इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। यदि मैं इस सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करूं और सेंटर के रेस्पेक्ट में ऐसे डायगोनली लाइन खींच दूं तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटर के थ्रू हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हमको पॉजिटिव फेस वाले लोब्स दिख रही है और इस डायरेक्शन में जाएं तो भी हमको पॉजिटिव लोब्स दिख रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमको सेम ओरिएंटेशन मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से हम इस डायरेक्शन में जाएं और इस डायरेक्शन में जाएं तो भी हमको सेम फेस वाले लोब्स अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ऐसे केस में हम ये बात कहते हैं कि आई हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन सेम है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी जीरेड है। अब इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल में भी बात किया जाता है। एफ ऑर्बिटल की चर्चा करें तो थोड़ा सा सेम एक तरह से डिफाइन करना ब्लैक बोर्ड में कठिनाई होता है। अब हम एफ ऑर्बिटल में जाके देखें तो हमको अल्टरनेटली जिस तरीके से एस में आई, पी में एस में जी, पी में यू और डी में हमको जीरेड मिला था, ठीक उसी तरीके से एफ ऑर्बिटल में हमको अनजीरेड मिलती है। तो कंक्लूजन अभी हम शॉर्टली हम लोग ये निकालें सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, तो एस ऑर्बिटल में हमने कहा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो ये जीरेड, और पी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो ये अनजीरेड, और ये डी ऑर्बिटल में हमने अभी देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो हम कहेंगे ये इसमें जीरेड है। और इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो हम कहेंगे अनजीरेड। तो यहाँ जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड इस तरह से हमको सीरियल मिलता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ऑर्बिटल के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो जब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, तो यदि हमारे पास एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल में हो रहा है तब ऐसे केसेस में एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी सिमेट्री चेंज हो रही है, यानी ये जीरेड से अनजीरेड हो रहा है तो ये सिमेट्री पॉसिबल, ये ट्रांजिशन इस तरह का पॉसिबल है। तो ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली बात, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए है। ये वाली जो कॉन्सेप्ट है हम इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंचने के लिए आपको जस्टिफाई कराना चाह रहा था कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू हम जो जीरेड और अनजीरेड वाली बात जो देखते हैं वो असल में है क्या चीज़। तो ये आपको केवल और केवल अपने माइंड में रखनी है कि इस तरह से भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अप्लाई नहीं करते हैं। ये केवल एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है तब बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस तरह से ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लगने वाली है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो हम एक बात जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है वो दो तरह से बनती है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हम बोलते हैं उसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के थ्रू हम बात कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल में यदि देखना चाहें तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यदि मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, और इन दोनों के बीच यदि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू इस तरह से हमारा ऑर्बिटल बनता है जिसमें इस न्यूक्लियस, दोनों ऑर्बिटल पोलर न्यूक्लियस एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आ जाता है
और एक ही इंटरन्यूक्लियस एक्सिस में आता है। तो इस तरह से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इक्वली है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में ये जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, तो हम कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जीरेड है। ठीक इसी तरीके से हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये जो 1s और 1s ऑर्बिटल है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करने वाला है, यानी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू ही हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ऐसा मालूम है। तो ये हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे हम पॉजिटिव सोप और यहाँ लोब्स, यहाँ पे नेगेटिव लोब्स देखते हैं, और इसके बीच में एक नोडल प्लेन पाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इस सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ है और अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हमको अलग अलग फेस मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कहलाए, ये इस ऑर्बिटल को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे अनजीरेड। तो हमने अभी देखा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जीरेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनजीरेड। ठीक इसी तरीके से हम पाई बॉन्ड्स में भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्डिंग को बताने के लिए हमको सब 2 ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तब हमारा जो पार्टिसिपेटिंग जो पी ऑर्बिटल्स है वो इक्वल फेस वाले लोब्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब हम बात करते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री किस तरह से मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक सेंटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस सेंटर को रिप्रेजेंटेशन करने के बाद यदि मैं डायगोनली जाऊं तो डायगोनली जाऊंगा तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और जब इस वाले लोब्स के डायगोनल जाऊं, इन दोनों लोब्स के डायगोनल, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम जब डायगोनली जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको सेम लोब्स नहीं मिल पा रहे हैं हमको। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो ओरिएंटेशन है वो इक्वली नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे इस पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद नहीं है, तो इसमें पाया जाता है अनजीरेड। ठीक इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए फिर से हम 2 पी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें तो 2 पी ऑर्बिटलों का जो हमारा फेस है, यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ होता है, ये पॉजिटिव यहाँ होता है। इस तरह से अपोजिट फेस वाले जो लोब्स हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो अपोजिट फेस वाले लोब्स से साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से जो बना है, उन ऑर्बिटलों में हम यदि ये डायगोनल लाइन खींच दें तो डायगोनल लाइन खींचने के बाद पता चलता है कि इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में आए तो हमको ये पॉजिटिव से पॉजिटिव दिख रहा है और ये नेगेटिव से नेगेटिव दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें इक्वल ओरिएंटेशन है, और इक्वल ओरिएंटेशन है तो हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है तो हम उसको कहते हैं जीरेड। इस तरीके से हमने 4 बातें देखा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम एक तरह से एक जगह रिप्रेजेंट कर देते हैं समरी के फॉर्म में।
तो हमने अभी अभी देखा हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो हम रिप्रेजेंट के लिए हैं ये यही टर्म्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आई के रेस्पेक्ट हम लोग इसको लिखें। तो अभी अभी हमने देखा जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, पाई एंटी बॉन्डिंग में मौजूद नहीं होती है। और साथ ही साथ ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करें तो उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती है। और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जिसको हमने अभी अभी ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने जाना। तो हमने बात किया था कि जब आई हमारा प्रेजेंट है तो उसको हम जी रेड कहेंगे, जब आई प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको अनजीरेड कहेंगे। तो ये भी अनजीरेड हो जाएगा और ये हमारा जीरेड होगा। अब जो हम सिलेक्शन रूल पढ़ रहे थे उस सिलेक्शन रूल में एक बात है, एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा सिमेट्री सेम है। यदि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम है तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रांजिशन होती है वो होती है हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन। और यदि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन हो रही है, यदि ये हमारा सिमेट्री अपोजिट है या अपोजिट इन सिमेट्री है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं अपोजिट इन सिमेट्री है। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिशन है वो अलाउड हो जाता है, अलाउड ट्रांजिशन। और अलाउड ट्रांजिशन जब होती है तो उसको हम मेंशन करते हैं अपोजिट सिमेट्री वाले ट्रांजिशन में। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं इनकी, जो हमने अभी सिमेट्री रूल के अकॉर्डिंग देखा। तो इसको हम किस तरीके से बात करें, इन चारों ऑर्बिटल्स को यहां पर अप्लाई करके। तो सबसे पहले देखते हैं इस पाई ऑर्बिटल को। हमने अभी देखा पाई ऑर्बिटल अनजीरेड है और ये पाई जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जीरेड है। तो हमने सिमेट्री रूल्स में देखा कि हमारा सेम सिमेट्री है तो फॉरबिडन होगा, अपोजिट सिमेट्री है तो अलाउड होगा। यहाँ पे देखें तो ये अनजीरेड है, ये जीरेड है, तो हमारा जो सिमेट्री है वो चेंज हो रहा है। तो हम सिमेट्री चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे ये जो ट्रांजिशन हो रही है सॉरी अपोजिट है तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। यहाँ पे आगे देखें सिग्मा को, तो सिग्मा से पता चल रहा होगा कि ये जीरेड है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग करें तो ये अनजीरेड है। और हमने कहा है अभी कि अपोजिट सिमेट्री है तो ऐसे केस में अलाउड होगा, ये भी अपोजिट है तो ये भी अलाउड हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं पाई की। पाई हमारा है देखें तो अनजीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी अनजीरेड और सिमेट्री सेम है तो अपोजिट है। तो ऐसे केसेस में फॉरबिडन होती है। तो ये हमारा अनजीरेड से अनजीरेड है तो ये फॉरबिडन हो जाएगी, फॉरबिडन। और इसी तरीके से सिग्मा को देखें तो ये हमारा जीरेड होता है, ये भी जीरेड है। तो सिमेट्री रूल से ये भी सेम सिमेट्री रखता है तो ये भी हमारा फॉरबिडन हो जाएगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो इसको मिटा देते हैं हम। तो हमने ये देखा इस चार ट्रांजिशन में। अब हम जो ऊपर दो ऑर्बिटल जो छोड़ के रखे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिमेट्री रूल्स में जाके बात करें तो हमको ये पता चलता है कि ये जो हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के लिए हम किसी भी तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करते हैं, यानी विदाउट या उसको ब्लैंक कह सकते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं होती है। इसकी बात करें तो हमने अभी पाई स्टार के लिए बात किया था, तो वहां हमने बात किया था कि ये जीरेड है और सिग्मा स्टार के लिए बात किया था तो ये अनजीरेड है। तो ऐसे केसेस में एक ऑर्बिटल का सिमेट्री जस्टिफाई हो रहा है, एक ऑर्बिटल की सिमेट्री के लिए बात की जा रही है और दूसरे ऑर्बिटल के लिए बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे देखें तो नॉन बॉन्डिंग टू अनजीरेड है और नॉन बॉन्डिंग टू जीरेड है। यहाँ पे हम दोनों ऑर्बिटल में सिमेट्री को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं।
अब बात ये आती है अलाउड, ये फॉरबिडन है, ये भी फॉरबिडन है। सिमेट्री रूल ये कहता है कि यदि दोनों ऑर्बिटल हमारा सेम सिमेट्री है तो ऐसे केसेस में वो फॉरबिडन होगी, और फॉरबिडन इस तरह के फॉरबिडन के लिए किसी तरह की सिग्नल मिलने वाली नहीं है, और सिग्नल नहीं मिलेगी तो हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है कि बुकों में इस तरह के ट्रांजिशन के बारे में चर्चा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन किसी भी मॉलिक्यूल्स में होती नहीं है, और मॉलिक्यूल्स में होती ही नहीं तो इसको मेंशन भी नहीं किया जाता। अब बात आती है, तो हमने इसको फॉरबिडन बोला तो ये भी फॉरबिडन है, लेकिन हमने कहा कि एक ऑर्बिटल के लिए हमने सिमेट्री जस्टिफाई नहीं किया है, केवल एक ऑर्बिटल के लिए किया है। इसको बतौर नाम के थ्रू ही फॉरबिडन बोला गया है, लेकिन ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो बहुत सारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है और बहुत कॉमन तरह का ट्रांजिशन है। इस तरह के ट्रांजिशन के लिए हमको जो सिग्नल मिलती है वो लेस इंटेंस सिग्नल मिलती है, लेस इंटेंस सिग्नल मिलती है। और इस तरह के सिग्नल्स के लिए जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है वो 10⁻⁻⁴ से लेस होता है, यानी ये हमारा वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज लेसर देन 10⁻⁴। और इस तरह का जो ट्रांजिशन है, जब किसी मॉलिक्यूल्स में इस तरह का ट्रांजिशन होता है तो इस तरह के ट्रांजिशन के लिए हमको हाई इंटेंस वाली सिग्नल मिलती है, इंटेंस सिग्नल। और हाई इंटेंस सिग्नल जब मिलती है तो इस समय मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का जो वैल्यूज है वो हमको 10⁻⁴ से ज्यादा मिलता है। अब हम ये देखें कि हमको ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ना ही नहीं है, हमको इन 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है। और ये चारों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जिसमें अलाउड ट्रांजिशन होती है। और अलाउड ट्रांजिशन में हाई इंटेंस वाली सिग्नल मिलती है, और फॉरबिडन ट्रांजिशन वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमको लेस इंटेंस वाली सिग्नल मिलती है। अब इसके थोड़ा सा 2 एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाई टू पाई स्टार। ये जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार, हम बात करते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में। तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन में 217 nm। इसी तरीके से इसके लिए जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू है वो हमको मिलता है 21,000। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों होने वाला है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेंजोफिनोल। इस बेंजोफिनोल का मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है, और इस मॉलिक्यूल्स में जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में देखें तो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन में हमारा लोन पेयर है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड भी है। तो पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ साथ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, और ये हमको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देगा। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमको नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिलेगी। अब इस ट्रांजिशन के थ्रू हमको जो लैम्डा मैक्स मिलती है वो हमको मिलता है 325 nm, और इसके लिए जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो हमको मिलता है 180। अब बात कर लेते हैं पाई टू पाई स्टार की। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने पर हमको लैम्डा मैक्स मिलता है 252 nm, और यहाँ पर हमको ई एप्सिलॉन जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो हमको मिलता है 20,000। अब बात ये आती है कि ये हमने मॉलिक्यूल्स में क्या देखा, तो हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें केवल पाई टू पाई स्टार के थ्रू जब हमको अलाउड ट्रांजिशन मिलती है, तो अलाउड ट्रांजिशन होने पर हमारा जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो इसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए यहाँ पे हमको मोर इंटेंस सिग्नल मिलती है। और इसमें देखें तो इस ट्रांजिशन को देखने पर पता चलता है कि हमारा जो ये
नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू कम है, और कम होने के कारण इस ट्रांजिशन के थ्रू हमको लेस इंटेंस सिग्नल मिलेगी, लेस इंटेंस सिग्नल। और इसी तरीके से हम लोग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखिए तो हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे रिलेटिवली इसकी कम मिल रहा है, और यहाँ पे जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है 20,000। तो हमने ये जाना कि पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में किस तरह से मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू वेरी हो रही है, और ये भी जाना कि कौन कौन सा हमारा ट्रांजिशन जो है अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और लैम्डा मैक्स की डिटर्मिनेशन किस तरीके से की जाती है।